जय जिनेंद्र मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल सन्नी एस्ट्रो मित्र में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, आज का विषय लेते हैं। आज का विषय है नाड़ी दोष और संतान। मित्रों, कई बार आपने सुना होगा कि जब आप कुंडली मिलान करते हैं तो नाड़ी दोष बनने के कारण अनेक विद्वान बोल देते हैं कि आपकी कुंडली मिलान में नाड़ी दोष उपस्थित है, इसलिए आपको ये विवाह करना उचित नहीं है, जिससे आपको संतान संबंधी समस्या आएगी और आप उस विवाह को मना कर देते हैं। मित्रों, क्या नाड़ी दोष के आधार पर विवाह को मना करना उचित है? आज इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। मित्रों, गुण मिलान की प्रक्रिया में सबसे बनने वाले दोषों में से एक है नाड़ी दोष, जिसे सबसे अधिक अशुभ दोष माना जाता है तथा अनेक वैदिक ज्योतिषी ये मानते हैं कि कुंडली मिलान में नाड़ी दोष बनने से संतान न होना और वर अथवा वधू दोनों में से एक अथवा दोनों की मृत्यु हो जाना जैसी भारी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार आदि, मध्य और अनत्य नाड़ियों को वात, पित्त एवं कफ की संज्ञा दी गई है। नाड़ी मानव के शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। मान्यता है कि इस दोष के होने पर उनकी संतान मानसिक रूप से अविकसित एवं शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो सकती है। अनेक प्रदेशों में नाड़ी दोष और षडाष्टक को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। इन दो दोषों के रहते बहुत से विवाह रद्द कर दिए जाते हैं, अतः इसे थोड़ा गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इन दोषों के कारण अनेक सुंदर और अच्छे जोड़े मिलान से पूर्व ही अलग कर दिए जाते हैं। अगर कुंडली मिलान में नाड़ी दोष उपस्थित भी होता है तब भी नाड़ी दोष के परिहार मौजूद रहते हैं। पहले उन परिहार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि आपकी कुंडली मिलान में नाड़ी दोष उपस्थित है और आपको संतान संबंधी समस्या आएगी तो आपको ये विवाह करना उचित नहीं है, तो ऐसे में नाड़ी दोष के कारण आप उस रिश्ते को ठुकरा देते हैं, तो ये करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। सबसे पहली बात है कि नाड़ी दोष का संतान ना होने से इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं है। नाड़ी दोष स्वयं की और संतान की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ज़्यादा उजागर करता है। उसके लिए भी कुंडली मिलान करते समय आपको आयु संबंधी निरीक्षण अच्छे से करवाना चाहिए। मित्रों, नाड़ी दोष के परिहार क्या होते हैं, पहले उनको जानने का प्रयास करते हैं। यदि वर वधू दोनों का जन्म एक ही नक्षत्र के अलग अलग चरणों में हुआ है तो वर वधू की नाड़ी एक होने के पश्चात भी नाड़ी दोष नहीं बनता। यदि वर वधू दोनों की जन्म राशि एक ही हो किंतु नक्षत्र अलग अलग हो तो वर वधू की नाड़ी एक होने के पश्चात भी नाड़ी दोष नहीं बनता। यदि वर वधू दोनों का जन्म नक्षत्र का स्वामी एक ही हो किंतु जन्म राशियाँ अलग अलग हो तो वर वधू की नाड़ी एक होने के पश्चात भी नाड़ी दोष नहीं बनता। ये तीन प्रकार के परिहार नाड़ी दोष को भंग करते हैं। संतान होगी या नहीं, इस विषय पर ज्योतिष शास्त्र में महर्षि पराशर जी ने बहुत सटीक गणना पद्धति प्रस्तुत की है। पुरुष के लिए 20 फुट और स्त्री के लिए 36 फुट। हालांकि ये विधि संतान संबंधी परिणाम की निर्णायक नहीं है, परंतु फिर भी संतानोत्पत्ति के प्रश्न का उत्तर काफ़ी हद तक स्पष्ट हो जाता है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर जी कहते हैं, पुरुष का शुक्राणु संतानोत्पत्ति के लिए योग्य है अथवा अयोग्य, और यदि योग्य है तो उत्तम है या मध्यम श्रेणी का है। इस प्रश्न का उत्तर 20 फुट गणना से देखना चाहिए। इसी प्रकार स्त्री के लिए 36 फुट ग्रह गणना से अनुमान हो सकता है कि स्त्री का गर्भाशय संतानोत्पत्ति के लिए योग्य है अथवा उत्तम है, मध्यम है या फिर अयोग्य है। महर्षि ने बृहद पराशर होरा शास्त्र में उल्लेख किया है कि जिस प्रकार उपजाऊ भूमि में उत्तम बीज बोया जाए तो अच्छी फसल होती है, मध्यम भूमि में उत्तम बीज से मध्यम श्रेणी की फसल होती है और मध्यम भूमि में मध्यम श्रेणी का बीज परिणाम इसी अनुसार होता है। 20 फुट से तात्पर्य पुरुष की कुंडली के ग्रहों की स्थिति से है। अगर कोई फसल बोई तो बीज हमको उत्तम चाहिए। यदि बीज अच्छा नहीं होगा तो कभी भी फसल अच्छी नहीं होगी। इसी प्रकार 36 फुट मतलब हम खेत से भी समझ सकते हैं। यदि खेत अच्छा नहीं होगा तो कितने भी अच्छे बीज बो दिए जाएं उसके अंदर फसल अच्छी नहीं होगी। अतः पुरुष की कुंडली में 20 फुट और स्त्री की कुंडली में 36 फुट की गणना बतलाई गई है, जिससे संतान योग का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो मित्रों, नाड़ी दोष से ज़्यादा हमें बीज और 36 फुट की गणना करवानी चाहिए और पंचम और पंचमेश की भी अच्छे से अध्ययन करवाना चाहिए। मित्रों, पुरुष की कुंडली में 20 फुट की गणना में हम पुरुष की
सूर्य, गुरु और शुक्र के भोगांश को जोड़कर एक राशि निकालते हैं। यदि वे राशि विषम होती है और नवांश में भी उसकी विषम में स्थिति होती है तो बीज शुभ होगा। और साथ ही यदि एक सम और दूसरा विषम है तो मध्यम फल होंगे, और दोनों सम राशियाँ होंगी तो अशुभ फल होंगे और बीज अशुभ होगा। स्त्री की कुंडली में भी क्षेत्रफुट की गणना में हमें चंद्रमा, मंगल और गुरु के भोगांशों को जोड़ना पड़ेगा, और भोग अंशों को जोड़ने के बाद जो राशि आएगी वे राशि यदि सम होगी और नवमांश में भी उसकी सम स्थिति होगी तो क्षेत्रफुट अच्छा होगा। साथ ही एक सम व दूसरी विषम हुई तो मध्यम फल होंगे, और दोनों विषम हुई तो शुभ फल होंगे। वह स्त्री व संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होगी। मित्रों, बीज और क्षेत्रफुट में हमें 3-3 ग्रहों के भोगांशों को जोड़ना पड़ता है, जबकि नाड़ी दोष में हम सिर्फ चंद्रमा के नक्षत्रों को लेकर परीक्षण कर देते हैं, जो उचित नहीं है। नाड़ी दोष या कुंडली मिलान सिर्फ जन्म कुंडली का 10 या 20% हिस्सा ही होता है। इसलिए हमें कुंडली में संतान के लिए सभी चीज़ों पर विचार करना जरूरी है, और सबसे प्रमुख है कि बीज और क्षेत्रफुट की गणना किसी अच्छे ज्योतिष विद्वान से जरूर करवानी चाहिए। तभी हमें शादी संबंधी, संतान संबंधी का निर्णय लेना चाहिए कि क्या हमें ये शादी करनी उचित रहेगी या नहीं रहेगी। आइए हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। मित्रों, ये आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये मकर लगन की कुंडली है। ये एक पुरुष की कुंडली है। ये एक सिंह लगन की कुंडली है, जो एक स्त्री की कुंडली है। दोनों का विवाह का मिलान जब हमने किया तो 20 गुण निकल कर आए, जिसमें से नाड़ी दोष भी था। इन दोनों को आप देख रहे हैं कि नाड़ी दोष में 8 में से 0 बिंदु लिखा हुआ है, तो यानी नाड़ी दोष इस चार्ट में उपलब्ध है। तो मित्रों, इन दोनों ने काफ़ी विद्वानों से जब कुंडली मिलाई तो सभी ने कहा नाड़ी दोष के कारण विवाह करना उचित नहीं रहेगा, आपको संतान संबंधी समस्या आएगी। जब हमने इस कुंडली का अध्ययन किया तो हमने क्षेत्रफुट और 20 फुट की गणना की, तो हमने इनको शादी करने के लिए हाँ बोल दी, क्योंकि इनका बीज और क्षेत्रफुट का जब हमने आंकलन किया तो लड़के के चार्ट में जो 20 फुट निकला तो वो कुंभ राशि में था, जो एक विषम राशि है, और लड़की के चार्ट में जो क्षेत्रफुट निकला वो कन्या राशि का था, जो यानी सम राशि है। और कन्या राशि लड़के के चार्ट में नवम भाव में आती है और लड़की के चार्ट में कुंभ राशि सप्तम भाव में आती है, जिस कारण दोनों की स्थिति बहुत ही अच्छी होने के कारण हमें इस शादी को स्वीकृति दे दी थी। आज से 6 साल पहले इन दोनों ने शादी की, और आज इन दोनों को 2 बेटे भी हो चुके हैं। दोनों ही बेटे बहुत ही स्वस्थ हैं, बहुत ही अच्छे हैं, कोई दिक्कत और समस्या नहीं आई। तो मित्रों, मात्र जन्म कुंडली देकर कुंडली मिलान करके हमें नाड़ी दोष के आधार पर अगर हम इस रिश्ते को मना कर देते तो आज एक अच्छी भली शादी हो नहीं पाती। तो मित्रों, हमें अच्छे से अवलोकन करना चाहिए, पंचम भाव का भी अच्छे से अवलोकन करना चाहिए, बीज और क्षेत्रफुट का भी अच्छे से अवलोकन करना चाहिए, तब हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। आज इन दोनों के नाड़ी दोष होने के बावजूद भी 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई है और दोनों अच्छे से अपना जीवन चला रहे हैं। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने बताने की कोशिश की है कि नाड़ी दोष देखकर आप सिर्फ शादी को मना मत कीजिए कि संतान नहीं होगी। इसके लिए अच्छे से किसी विद्वान ज्योतिष से जांच जरूर करवाएं, अच्छे से क्षेत्रफुट और 20 फुट का अध्ययन करवाएं, फिर कोई डिसीजन लीजिए। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।